लेकिन उसे अपनी सिस्टर जिना का कॉल आता है जो उसे याद दिलाती है कि आज उसे जिना के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आना है। जिन्वू अब जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है और उसे देख जिना हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले से काफी अलग लग रहा था। उसने नए कपड़े पहने थे और स्टाइलिश हेयर कट भी करवाया था। स्कूल की लड़कियां जिन्वू को देख उस पे लट्टू होने लगती हैं और इस बात पे जिना जिन्वू को चिढ़ाती भी है। मीटिंग के दौरान जिना की टीचर उसकी तारीफ करती है क्योंकि वो बहुत होशियार स्टूडेंट है। इसके बाद टीचर पूछती है कि अगर जिना को भी अवेकनिंग होती है तो क्या जिन्वू उसे हंटर बनने देगा, जिस पर जिन्वू साफ मना कर देता है क्योंकि हंटर वाले काम में बहुत खतरा होता है। ये सुन टीचर खुश होती है और उसे जिना की फ्रेंड सोंगयी के बारे में बताती है जो कि हंटर बनने की जिद पर अड़ी हुई है। बाद में जिन्वू सोंगयी से जाके मिलता है जिसे अब जाके पता चलता है कि जिन्वू जिना का ब्रदर है। जिन्वू सोंगयी को समझाने आता है लेकिन वो कहती है कि वो हंटर वाला काम कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुन जिन्वू अब उसे अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ हम हुआंग डोंगसू को देखते हैं जो कि अमेरिका से यहाँ कोरिया आ गया था। डोंगसू एक एस रैंक का हंटर है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनचुल उसे लेने जाता है। जिनचुल को पता था कि डोंगसू यहाँ क्या करने आया है। डोंगसू यहाँ पर अपने भाई की डेथ का बदला लेने आया था जिसके लिए वो जिन्वू और जिन्हो को ढूंढेगा और उन्हें मार देगा। डोंगसू जिनचुल को सीधा धमकी भी देता है कि किसी में हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाए। हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में हम चोई और गनही को देखते हैं। चोई ने जेजू आइलैंड पर अपनी तीसरी रेड करवाई थी और रेड के दौरान उन्हें पता चला कि वहाँ जो एंट मॉन्स्टर है उन्हें पंख आने शुरू हो गए हैं। अगर वो उड़ना सीख गए तो बहुत खतरे की बात होगी क्योंकि फिर वो आइलैंड छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद हम एक सी रैंक के गेट को देखते हैं जहाँ जिन्वू सोंगयी को लेकर आता है। जिन्वू ने मिस्टर आन से इस गेट में जाने की परमिशन ले ली थी। जिन्वू को लग रहा था कि जब सोंगयी गेट के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर को देखेगी तो खुद ही हंटर बनने का ख्याल छोड़ देगी, लेकिन सोंगयी को लग रहा था कि जिन्वू उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए लाया है। ये गेट असल में नए हंटर्स की प्रैक्टिस के लिए ही था। यहाँ पर किम नाम का एक ए रैंक हंटर भी था जो कि एक टैंक है और इस टीम का लीडर है। वो जिन्वू और सोंगयी जैसे छोटी रैंक वालों को देखकर गुस्सा करता है और सोचता है कि मिशन में ये दोनों बोझ की तरह होंगे। खैर, इस पूरी टीम में टोटल 10 हंटर्स थे, एक ए रैंक का, 5 बी रैंक के, 2 सी रैंक के और जिन्वू और सोंगयी जो कि ई रैंक के हैं। जिन्वू सोचता है कि वो तो सोंगयी को इस डंजन में ले जाकर डराना चाहता था कि हंटर की लाइफ कितनी खतरे वाली होती है, पर इतनी अच्छी टीम देख उसे लगता है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ह्यून जिन्वू से आकर कहता है कि अंदर वो लड़ाई ना करे ताकि नए बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ह्यून जानता है कि जिन्वू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये टीम गेट के अंदर जाने लगती है। अंदर जाते ही जिन्वू को कुछ अजीब लगने लगता है और तभी ये गेट ट्रांसफॉर्म होकर रेड गेट बन जाता है। ये देख जिन्वू तुरंत ही सोंगयी को पकड़ता है और गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट सील हो रहा था। जिन्वू चिल्लाकर आन से कहता है कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को तुरंत इन्फॉर्म करे, जिसके बाद ये रेड गेट सील हो जाता है। आन तुरंत ही गिल्ड मास्टर बीक यूनहो को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक सी रैंक का गेट रेड गेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। जो सुन बीक तुरंत वहां आने के लिए निकल पड़ता है। इधर जिन्वू और बाकी टीम एक बर्फीली जगह पर पहुंच गई थी। सोंगयी पूछती है कि रेड गेट और नॉर्मल गेट में क्या फर्क होता है। जिन्वू बताता है कि रेड गेट ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार उनमें एंटर करने के बाद ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। ये लोग अब इस जगह से तब तक बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक ये यहाँ के बॉस को मार नहीं देते हैं और यहाँ के मॉन्स्टर्स भी ज्यादा खतरनाक होंगे। अचानक ही इनकी तरफ 2 एरो उड़कर आते हैं। एक एरो से एक आदमी तुरंत ही मर जाता है। दूसरा एरो सोंगयी को मारने के लिए था, लेकिन जिन्वू उसे अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और सोंगयी को बचा लेता है। ये चीज पार्क हीजिन नोटिस करती है कि जिन्वू की स्पीड कितनी तेज है। इसके बाद ये पेड़ों पर 2 आइस एल्फ्स को देखते हैं जिन्होंने ये एरोस चलाए थे। इन लोगों ने टीम के 2 सबसे कमजोर लोगों को टारगेट किया था, यानी कि इन एल्फ्स के पास दिमाग है। जिन्वू ये देख बहुत गुस्सा होता है और अपने हाथ से उस एरो को तोड़ देता है। ये एल्फ्स इनका मजाक उड़ाते हैं और फिर जंगल में चले जाते हैं। सोंगयी कांपते हुए जिन्वू से पूछती है कि वो क्रीचर्स क्या थे। जिन्वू बताता है कि उन्हें आइस एल्फ्स या आइस स्लेयर्स भी कहा जाता है और वो बहुत बुरे होते हैं। किम अब बोलता है कि बाहरी दुनिया से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और यहाँ हमारा सामना बी रैंक या उससे ऊपर के मॉन्स्टर से होगा। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा ऑर्डर मानो, क्योंकि उन सब में वो सबसे हाई रैंक का है। किम कहता है कि उन्हें 2 ग्रुप्स बनाने चाहिए। उसका ग्रुप गेट खोलने का कोई रास्ता ढूंढेगा और बॉस को जाके मारेगा। वो सभी स्ट्रॉन्ग हंटर्स को अपनी टीम में ले लेता है और जो लोग कमजोर थे उन्हें मना कर देता है। उसे बस हाई रैंक वालों से मतलब था। बाहर का 1 घंटा यहाँ के 1 दिन के बराबर होता है, तो हो सकता है कि इन्हें कई दिनों तक यहाँ
रहना पड़े, तो कमजोरों को अपने साथ रखने से इनका टाइम ही वेस्ट होगा, तो ये लोग अपना देख लें। अब बी रैंक वाली हीजिन कहती है कि वो कमजोर टीम को ज्वाइन करना चाहती है। किम इसके लिए मान जाता है और मन में सोचता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ है। हीजिन अब जिनवू के पास जाकर कहती है कि उन एरोस को किसी ने आते हुए भी नहीं देखा था सिवाय जिनवू के, तो तुम ई रैंक के तो नहीं हो, है ना? जिनवू कुछ नहीं बोलता और हीजिन मन में सोचती है कि ये जरूर ए या उससे ऊपर की रैंक का होगा। किम अब अपनी टीम को लेकर चला जाता है और जिनवू अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है। किम की टीम पेड़ों पर बने पंजों के निशान देखती है जो कि किसी भालू के पंजे थे। किम सोचता है कि जिनवू की टीम तो जरूर जल्दी मर जाएगी। फिर उसे याद आता है कि वो तो सिर्फ ई रैंक का है, फिर भी वो उनका लीडर लग रहा था। तभी जंगल में से 3 भालू निकल कर आते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं, पर किम आराम से एक भालू को मार देता है और बाकियों से भी लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जिनवू की टीम भी भालू के पंजे नोटिस करती है। हीजिन कहती है कि ये इलाका भालुओं का है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन जिनवू कहता है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। अगर ये भालू का इलाका है तो यहाँ वो आइस एल्फ्स नहीं होंगे जो कि इंटेलिजेंट हैं, तो उनसे लड़ने से तो अच्छा है हम भालू से लड़ लें। भालू से ज्यादा खतरा तो जिनवू को ठंड से लग रहा था। वो अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाल के उसमें से 4 कोट्स निकाल लेता है ताकि इन्हें ठंड न लगे। सब लोग पूछने लगते हैं कि उसने ये जादू कैसे किया। सोंगी भी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? जिनवू सोंगी से कहता है कि उसकी वजह से वो इस झमेले में पड़ गई है, तो उसे सुरक्षित रखना जिनवू की जिम्मेदारी है। बदले में उन सबको अपना मुंह बंद रखना है, कोई उससे किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। तभी एक आइस बियर इनकी तरफ आता है जिससे लड़ने को जिनवू तैयार था। इधर बीक भी गेट के पास आ गया था। आन उसे बताता है कि टीम के साथ ई रैंक का जिनवू भी अंदर गया है और शायद उसे रीअवेकनिंग हुई है क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये सुन बीक चौंक जाता है। तभी डोंगसू भी यहाँ पहुँच जाता है। वो यहाँ जिनवू को मारने आया था, लेकिन जिनवू तो अब रेड गेट के अंदर फंस गया है जिसे डोंगसू भी नहीं तोड़ सकता। जिनचुल मन में कहता है कि तुम किस्मत वाले हो जिनवू, जो डोंगसू के हाथों से बच गए। इधर जिनवू ने अकेले ही कई सारे आइस बियर्स को मार दिया था और फिर उन्हीं को पकाकर उसकी टीम खाने लगती है। इन्हें अब उतना खतरा भी नहीं है क्योंकि इलाके के लगभग सारे भालू जिनवू मार चुका था। हो सकता है कि गुफाओं में कुछ भालू बचे हों। खैर, जिनवू इनसे कहकर गया था कि खाने के बाद उसे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इधर जिनवू भालुओं की गुफा के सामने खड़ा था जिसमें से कई सारे भालू बाहर निकलते हैं। इनसे लड़ने के लिए अब जिनवू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है जो जाकर ज्यादातर भालुओं को मार देते हैं। आखिर में झुंड का लीडर बाहर आता है जिसका शैडो आर्मी कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, तो उसे मारने जिनवू अपने सेनापति इग्रिस को भेजता है। इग्रिस जाकर उस बड़े से भालू को आराम से मार देता है और जिनवू को पता चलता है कि इग्रिस तो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार अगर वो तलवार से ही लड़ रहा होता तो जरूर जिनवू को मार देता। इधर हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जिनमें सभी को आइस एल्फ्स ने मार दिया था। सिर्फ किम ही जिंदा बचा था जो कि इन भयानक एल्फ्स को देखकर डर के भाग जाता है। आखिर में हम एल्फ्स के लीडर को देखते हैं। तक हमने देखा कि जिनवू डंजन के सारे भालू मार देता है। इसके बाद वो अराइज बोलता है जिससे इन भालुओं की लाशों में से उनकी शैडोज निकलती हैं और अब से ये भालू भी जिनवू की शैडो आर्मी में शामिल हो गए थे। रेड गेट को खुले 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि अंदर के लोगों के लिए 3 दिन बीत गए होंगे। डोंगसू कहता है कि वो जिनवू तो अब तक मर गया होगा, वो फालतू में इतनी दूर आया। फिर वो पूछता है कि जिनवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है ना, तो फिर वो टीम के साथ अंदर कैसे गया? मैनेजर आन बोलता है कि जिनवू मेरी पहचान का है, वो सी रैंक रेड को देखना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। ये सुनकर डोंगसू आन का गला पकड़कर उसे उठा देता है। वो समझ गया था कि आन झूठ बोल रहा है। आन हमेशा ही अच्छे हंटर्स को ढूंढ कर लाता है, तो इस ई रैंक वाले जिनवू में ऐसा क्या खास है? बेक अब डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आन को जाने दो। दोनों में अब बहस होने लगती है और दोनों ही एस रैंक के हंटर्स हैं। अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो तबाही मच जाएगी। खैर, वो दोनों अब एक दूसरे को गुस्से में पंच मारते हैं जिससे बड़ा धमाका होता है, लेकिन जिनचुल इनके बीच आकर इनके हाथ पकड़ लेता है। जिनचुल को देख दोनों ने अपनी ताकत रोक ली थी, वरना उनके पंच से जिनचुल के दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो जाते। जिनचुल अब डोंगसू को बताता है कि वो 2 महीने पहले जिनवू को चेक करने गया था। वो तब भी ई रैंक था और अब भी ई रैंक ही होगा, तो वो डोंगसू के भाई को कैसे मार सकता है? अब डोंगसू बोलता है कि मतलब असली कातिल वो यूजिन कंस्ट्रक्शन वाला जिनहो होगा। जिनचुल पूछता है कि फिर तुम जिनवू को मारने क्यों आए हो? जिस पर डोंगसू कहता है कि उसे तो बस एक बहाना चाहिए था किसी को मारने के लिए। तभी डोंगसू को एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद वो वापस अमेरिका जाने लगता है।
मैनेजर आन मन में सोचता है कि इनमें से किसी को नहीं पता कि जिन्वू कितना पावरफुल है, वो जरूर इस गेट से जिंदा वापस आएगा। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि उन आइस एल्फ से अपनी जान बचा के भाग रहा था। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। तभी वो अपने सामने उन भालुओं की लाश देखता है और सोचता है कि ये काम उस कमजोर टीम का तो हो ही नहीं सकता, जरूर आइस एल्फ्स ने इन्हें मारा होगा। ये सोचकर वो डर के मारे फिर से भागने लगता है। चलते हुए उसे जिन्वू की टीम दिखाई देती है। वो देखता है कि ये लोग तो मजे से पिकनिक मना रहे थे। वो सोचता है कि ये लोग अब तक जिंदा कैसे बच गए और इनके पास गर्म कपड़े, कंबल और टेंट कहां से आ गया। ये देख अब किम को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए इनसे कहता है कि तुम्हारे पास ये कहां से आया? अगर ये सामान मेरी टीम के पास होता तो वो लोग भी जिंदा बच जाते। बताओ ये सामान किसने छुपा के रखा था? अब किम को समझ आया कि हीजिन उसकी टीम छोड़कर इस कमजोर टीम में क्यों चली गई थी। वो अब अपनी तलवार निकालकर इन तीनों को मारने इनकी तरफ आता है, जबकि वो जानता था कि इन सब के पीछे जरूर उस जिन्वू का हाथ है। अब किम इनका कुछ कर पाता उससे पहले ही जिन्वू यहाँ आ जाता है और उसके सिर पे एक टपली मारता है, जिससे किम लुढ़कता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। जिन्वू अब कहता है कि सामने आओ। तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि गायब होने के बाद भी वो उन्हें नोटिस कर पा रहा है। असल में आइस एल्फ्स का लीडर अपनी सेना के साथ यहाँ आ गया था, जिसका नाम बारका है। ये जिन्वू से बातें करने लगता है और जिन्वू भी उसकी बात का जवाब देता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये एल्फ्स कोई और ही भाषा बोल रहे थे और इनकी बातें सिर्फ जिन्वू ही समझ पा रहा था। जिन्वू भी सोचता है कि शायद सिस्टम की वजह से वो इनकी लैंग्वेज समझ पा रहा है। बारका अब कहता है कि मेरे दोस्त से मिलो जिसने तुम लोगों पर तीर चलाए थे। इसने बताया कि इंसानों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी मौजूद है और वो जिन्वू से फाइट करना चाहता है। बारका की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही जिन्वू उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है, जो देख बारका भी समझ जाता है कि जिन्वू में जरूर कोई बात है। जिन्वू बारका पर भी अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। बारका अब रिवील करता है कि उन सभी मैजिक बीस्ट्स के अंदर एक आवाज होती है जो उन्हें इंसानों को मारने का बोलती है, लेकिन ये आवाज जिन्वू को मारने का नहीं बोल रही थी। तो उसे लग रहा था कि जिन्वू कोई इंसान नहीं है। जिन्वू अब सोचता है कि उसका सिस्टम भी तो उसे ऐसे ही ऑर्डर्स देता है। शायद जिन्वू सिस्टम का एक प्लेयर है, इसीलिए ये लोग उसे इंसान नहीं समझ रहे। बारका अब जिन्वू से कहता है कि हमें समझौता करना चाहिए। तुम्हारे पीछे छुपे इंसान हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जिन्वू पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? बारका बताने लगता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन अचानक ही उसमें कुछ ग्लिच होता है और वो फिर से अपनी लाइन रिपीट करता है कि इंसानों को हमें सौंप दो। जिन्वू भी ये ग्लिच नोटिस कर लेता है और सोचता है कि आखिर वो क्या था। खैर, जिन्वू अब बारका के ऑफर को साफ मना कर देता है, जिस पर बारका कहता है कि मेरी सेना में ज्यादा लोग हैं। ये सुन जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है, जिसमें अब वो आइस बियर भी थे। बाकी लोग ये देख चौंक जाते हैं कि जिन्वू के पास ऐसी आर्मी है। इसके बाद जिन्वू और बारका की सेना में युद्ध होने लगता है। हीजिन बाकी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि इस लड़ाई में उनका कोई काम नहीं है। 3 एल्फ्स उन पर तीर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू उस तीर को हवा में ही पकड़कर उससे उन तीनों एल्फ्स को मार देता है। जिन्वू सोचता है कि उसकी सेना तो कुछ टाइम तक टिक जाएगी, लेकिन एल्फ्स का बॉस बारका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्वू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इग्रिस के साथ मिलकर भी बारका को हराना आसान नहीं होगा। उसे एक और पावरफुल सोल्जर चाहिए। जिन्वू और बारका अब लड़ाई करते हैं, लेकिन जिन्वू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी जिन्वू की शैडो आर्मी में जो 3 जादूगर थे वो बारका के ऊपर बड़ा सा धमाका कर देते हैं, पर उससे बारका को कुछ नहीं होता। इधर किम को भी होश आ जाता है और जिन्वू को सामने देख वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जिन्वू अब इग्रिस को बुलाकर उससे किम को मरवा देता है और फिर अराइज कहकर किम की लाश में से उसकी शैडो बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। और ये भी अब जिन्वू की सेना का सिपाही बन गया है। जिन्वू कहता है कि अब से तुम्हारा नाम आयरन होगा। बारका अब आयरन पर हमला करता है और देखता है कि आयरन दिमाग से पैदल है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है। इधर सोंगयी हीजिन
हीजिन से पूछती है कि क्या सारे डंजन्स में इसी तरह युद्ध होते हैं। हीजिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो पहली बार ऐसी लड़ाई देख रही है। खैर, इधर जिन्वू, आयरन और इग्रिस तीनों मिलकर बारका से लड़ने लगते हैं। बारका तीनों को ही अच्छी फाइट दे रहा था। जिन्वू उसके अंदर एक चाकू घुसा देता है, लेकिन बारका को ज्यादा चोट नहीं आती और वो कहता है कि मुझे हल्के में समझना बंद करो। जिन्वू कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ गई? बारका देखता है कि उसकी पूरी सेना को जिन्वू की शैडो आर्मी ने मार दिया था। बारका अब गुस्से में जिन्वू की तरफ आता है। जिन्वू अपना डैगर उसकी तरफ फेंकता है और फिर अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से बारका को पीछे से मारने की सोचता है, लेकिन बारका अपना चाकू सामने कर देता है जिससे वो टूट जाता है। इसके बाद आयरन बारका को पीछे से पकड़ लेता है और जादूगर फिर से उस पर बड़ा धमाका करते हैं, लेकिन बारका को कुछ नहीं होता। वो आयरन के टुकड़े कर देता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन तभी जिन्वू स्टेल्थ का यूज कर उसके पास आ गया था। वो उसके अंदर अपना चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो आयरन को फिर से समन करता है और आयरन अपना बड़ा सा हथौड़ा बारका के मुंह पर मार देता है, जिससे आखिरकार बारका का अंत हो जाता है। जिन्वू देखता है कि आयरन मारने के बाद भी बारका को हथौड़े से पीट रहा था, तो वो उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि थोड़ा तमीज से रहा करो। इतना कहकर जिन्वू और इग्रिस भी उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। फिर वो जादूगरों की तरफ देखता है जो डर के मारे उसके लिए चीयर करने लगते हैं। जिन्वू के साथ ही चैन की सांस लेते हैं और क्योंकि जिन्वू ने डंजन के बॉस को मार दिया था तो इनके लिए बाहर जाने का गेट भी खुल जाता है, जो देख सभी खुश हो जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि जाने से पहले उसे बारका को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेना चाहिए। इधर आन कहता है कि अब तक तो गेट के अंदर एक हफ्ता बीत गया होगा। वो प्रेसिडेंट बेक से घर जाके आराम करने को कहता है, लेकिन बेक कहता है कि उनकी गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंसे हुए हैं तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। तभी ये रेड गेट बदल कर ब्लू हो जाता है और हंटर्स उसमें से बाहर आने लगते हैं और बेक ये देखकर हैरान हो जाता है। ए रैंक का किम जिंदा नहीं बचा, बल्कि जितने भी लो रैंक के हंटर्स थे वो ही जिंदा बच के आए हैं। जिन्वू को देख आन खुश हो जाता है। उसने तो बोला था कि जिन्वू को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो गेट बंद हो जाता है। जिन्वू अब सोंगयी से कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बेक जिन्वू को रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन जिन्वू कहता है कि उसका मूड नहीं है, वो थक गया है। ये सुन बेक गुस्सा हो जाता है कि ये लड़का उसका ऑर्डर कैसे नहीं मान रहा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसकी गिल्ड के 6 मेंबर्स मर चुके हैं, तो वो जानना चाहता है कि अंदर ऐसा क्या हुआ। जिन्वू अब कहता है कि आपके बाकी मेंबर्स की जान मैंने ही बचाई है, तो आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। ये सुन बेक अब जिन्वू को छोड़ देता है और उससे माफी मांगता है। जिन्वू सोंगयी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हीजिन बेक को बताती है कि डंजन के बॉस को हराने के बाद से ही उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। आन कहता है कि वो थक गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा आदमी है। बेक समझ गया था कि जिन्वू में कुछ तो बात है और वो आन को काम पे लगा देता है कि कुछ भी करके जिन्वू को हमारी गिल्ड में भर्ती करो। इधर जिन्वू सोंगयी को उसके घर छोड़ देता है। सोंगयी जिन्वू को आज के लिए शुक्रिया करती है और कहती है कि अगली बार किसी डंजन में जाना हो तो वो तैयार है। जिन्वू का मूड इसीलिए खराब था क्योंकि वो बारका को अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया है। जिन्वू अभी उस लेवल पर नहीं है। कम से कम उसे बारका का हथियार तो मिल गया और एक नया सोल्जर भी, लेकिन उसके लिए उसे किम को मारना पड़ा। और ये तीसरी बार है जब जिन्वू ने किसी इंसान को मारा था। अगली सुबह जिन्हो जिन्वू को लेने आ जाता है। वो रास्ते में से सोंगयी को भी उठा लेते हैं, जो कि अच्छे से तैयार होके आई थी। साफ पता चल रहा था कि सोंगयी जिन्वू को लाइक करने लगी है। वो जिन्वू से कहती है कि कल रात तो उसे नींद ही नहीं आई। जिन्वू ने उसे इतनी लेट जो छोड़ा था। उनके बीच ये बातें सुन जिन्हो सोचता है कि कहीं इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। वो जिन्वू को याद दिलाता है कि बॉस आपको पता है ना कि सोंगयी अंडर एज है, जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ तो। अब ये सुन जिन्हो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हम जिन्वू और जिन्हो को एक डंजन के अंदर देखते हैं, जहां जिन्वू अपनी शैडो आर्मी से ही इस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स मरवा देता है। जिन्हो ने पहली बार ये शैडो आर्मी देखी थी और वो जिन्वू से पूछता है कि ये क्या है। जिन्वू कहता है कि बता पाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा समझ लो कि ये मेरी स्किल का एक हिस्सा है। इसके बाद जिन्वू शैडो आर्मी को माना स्टोन कलेक्ट करने के काम पर भी लगा देता है,
जो देख जिन्हो निराश हो जाता है, क्योंकि एक यही काम तो उसके पास बचा था और अब वो भी उसे करने को नहीं मिल रहा। खैर, इनकी डील के मुताबिक इन्होंने पूरी 19 डंजन रेड कंप्लीट कर ली थी और सेलिब्रेट करने ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब जिन्हो को बस रिटन एग्जाम में पास होना है और फिर उसे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा। वो जिन्वू से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। जिन्वू कहता है कि कुछ दिनों के लिए उसे बाहर जाना है। जिन्हो को अब थोड़ी चढ़ गई थी। वो बोलता है कि उसका एक बड़ा भाई है, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसकी मदद भी की। तो वो सोचता है कि काश जिन्वू उसका बड़ा भाई होता। ये सुन अब जिन्वू बोलता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। जो सुन जिन्हो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में हम एक डंजन को देखते हैं जिसमें एक हंटर अपनी जान बचा के भाग रहा था, क्योंकि इस डंजन में उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा इंसान मिला था। ये आदमी बोलता है कि डरो मत, मैं इंसान हूँ, मुझे घर जाना है। इसके बाद इस आदमी को जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें शक था कि ये कोई मॉन्स्टर है जिसने इंसान का रूप लिया हुआ है। इस आदमी का कहना था कि ये 10 साल से एक डंजन में फंसा हुआ था और अब जाकर बाहर निकला है। इस आदमी का नाम है संगिल हुआन, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश नहीं बल्कि कोरियन बोलता था, इसीलिए इससे पूछताछ करने के लिए डोंगसू को यहाँ बुलाया गया है। दूसरी तरफ जिन्वू जिना को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। जिना को लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होगा, लेकिन जिन्वू कहता है कि ऐसा नहीं है। असल में जिन्वू डीमन किंग के कैसल में जा रहा था, क्योंकि ये वाला मिशन पूरा करने पर उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा, जो कि दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो जिन्वू उसका इस्तेमाल करके अपनी मदर को ठीक कर लेगा। अब कैसल में एंटर करते ही सिस्टम जिन्वू को एक क्वेस्ट देता है, जो था कि उसे 10,000 डीमंस को मारना होगा और जिन्वू उनसे लड़ने के लिए तैयार था। इधर जिन्हो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी जो नई गिल्ड खुलने वाली है उसका हेड वो बड़े भाई की जगह जिन्हो को बना दे। उसके फादर इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी, जिन्वू को हमारी गिल्ड में भर्ती कर लो। अगर ऐसा हुआ तो जिन्हो को कंपनी का हेड बना देंगे। इधर जिन्वू कुछ डीमंस को मार देता है और उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ वो जो डीमंस मार रहा है इन्हें वो अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर सकता। खैर, उसे बहुत दूर जाना था, तो वो अपनी शैडो आर्मी में उस आइस बियर लीडर को समन करता है, जो कि अपने रास्ते में आए डीमंस को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। इसीलिए जिन्वू इस भालू का नाम टैंक रख देता है। इसके बाद हमें एस रैंक हंटर चाहीन के दर्शन होते हैं, जो चाहती थी कि उन्हें जेजू आइलैंड वाली बात पब्लिक कर देनी चाहिए, लेकिन चोई कहता है कि इससे बस पब्लिक में डर फैलेगा, तो अभी हमें अपनी गिल्ड को और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इधर जिन्वू एक एक फ्लोर करके आगे बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उतने ही स्ट्रॉन्ग डीमंस उसके सामने आ रहे थे और उसका खुद का लेवल अप भी हो रहा था। जिन्वू के हिसाब से इस कैसल में पूरे 100 लेवल्स यानी फ्लोर्स होंगे और टॉप फ्लोर तक पहुंचने में उसे हफ्ते से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। जिन्वू अपने साथ जो खाना लाया था वो खत्म हो रहा था और ज्यादा दिन वो यहाँ रुका तो जिना को चिंता होने लगेगी। 50वें फ्लोर पर जिन्वू के सामने एक डीमन बॉस आता है जिसका नाम वल्कन है। जिन्वू अपनी शैडो आर्मी समन करता है, जो कि वल्कन की सेना से लड़ेंगे और वल्कन को खुद जिन्वू मारेगा। दोनों सेना में युद्ध होने लगता है। अब वल्कन देखने में तो बहुत बड़ा और मोटा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। पलक झपकते ही वो जिन्वू पर हमला कर रहा था। जिन्वू उससे लड़ने लगता है और इनके बीच कमाल की फाइट होती है और इसका एनिमेशन भी बहुत शानदार था। खैर, जिन्वू को उस पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जिन्वू अब एक बिल्डिंग पर चढ़कर वल्कन का ध्यान भटकाता है और फिर चाकू से उसे मार देता है। दूसरी तरफ डोंगसू इलहुआन से पूछताछ करने अमेरिका आ गया था। इलहुआन उससे पूछता है कि पिछले 10 सालों में इंसानों को गेट्स और मैजिक बीस्ट्स के बारे में कितना पता चला है, और ये सब तो कुछ भी नहीं है। असली तबाही तो अब आने वाली है और मेरा काम उसी तबाही को रोकने का है। डोंगसू को ये भी पता चलता है कि इस आदमी की एक वाइफ और 2 बच्चे भी हैं और इसके बेटे का नाम था सांग जिनवू। जी हाँ दोस्तों, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जिनवू का फादर है, जो 10 साल पहले लापता हो गया था। डोंगसू अब ये जानकर इलहुआन से कहता है कि तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। जो सुन इलहुआन गुस्सा हो जाता है और फिर इस बिल्डिंग में एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है और हम देखते हैं कि इलहुआन ने डोंगसू की बुरी तरह से धुलाई कर दी थी। डोंगसू एस रैंक का हंटर होके भी इतनी बुरी तरह से पिट गया था, तो सोचो कि इलहुआन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इधर जिन्वू 75वें फ्लोर तक आ गया था, लेकिन उसका खाना खत्म हो गया था, तो उसे वापस घर जाना होगा। अब सिर्फ 25 फ्लोर ही बचे थे। इतने डीमंस को हराने की वजह से जिन्वू का काफी लेवल अप हो गया था और उसे कई सारे मैजिक आइटम भी मिलते हैं और एक रैंडम
लूट बॉक्स में से एक और डंजन की मिलती है। एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 में से 2 इंग्रेडिएंट्स तो उसे मिल गए हैं और जब वो अगली बार आएगा तो उस तीसरे इंग्रेडिएंट को भी हासिल कर लेगा जो कि 100वें फ्लोर पर है। इसके बाद जिन्वू डीमन डंजन से बाहर आ जाता है। अगली बार उसका सामना डीमन मोनार्क से होने वाला है, तो उससे लड़ने के लिए जिन्वू को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा और लेवल अप करने के लिए उसे और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हराना होगा। लेकिन क्योंकि आधार कार्ड में वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है तो वो हाई रैंक वाले डंजन्स में नहीं जा सकता। जिन्वू सोचता है कि वो अपनी पावर को अब और नहीं छुपा सकता और उसे जाकर अपनी रैंक दोबारा चेक करवानी चाहिए जिससे उसकी रैंक बढ़ जाए और वो हाई रैंक वाली रेड्स में जा सके। अगले दिन हंटर एसोसिएशन में हम ह्यून को देखते हैं जो कि यहाँ से अच्छे हंटर्स को अपनी कंपनी में भर्ती करने आया था। जैसे अच्छे नंबर वालों को कॉलेज में ही प्लेसमेंट मिल जाती है, ठीक वैसे ही अच्छी रैंक वालों को गिल्ड वाले यहीं से भर्ती कर लेते हैं। तभी उसकी नजर जिन्वू पर जाती है और वो तुरंत बेक को कॉल करके बताता है कि जिन्वू यहाँ अपनी रैंक रीचेक करवाने आया है। जिन्वू अब एक कमरे में जाता है और अपनी मैजिक पावर मेजर करने के लिए एक मशीन पर हाथ रखता है, लेकिन वो मशीन बार बार एरर दिखा रही थी। अब एक सीनियर आके मशीन देखता है और बताता है कि जिन्वू की पावर इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे मेजर ही नहीं कर पा रही है। इसका तो एक ही मतलब है कि जिन्वू एक एस रैंक है। उनके देश में अब तक सिर्फ 9 ही एस रैंक हंटर्स थे और जिन्वू अब 10वां एस रैंक बन चुका है। लॉबी में सब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि जिन्वू की पावर मशीन नाप ही नहीं पाई और वो सीनियर जिन्वू से कहता है कि हमारी मशीन आपको मेजर ही नहीं कर पाई है, आप 3 दिन बाद फिर से आना, आपका एस रैंक वाला आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा। तभी हंटर्स गिल्ड का हेड चोई यहाँ आ जाता है जो फायर मैजिक का मास्टर है और एक एस रैंक हंटर है। ये जिन्वू का ऑरा देखते ही समझ जाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जिन्वू को नमस्ते बोलता है और पूछता है कि उसने कौन सी गिल्ड में जाने का फैसला किया है, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन जिन्वू ये बोलकर यहाँ से निकल जाता है कि छुट्टा नहीं है भाई, आगे बढ़ो। जो देख चोई को यकीन नहीं होता क्योंकि इस दुनिया में एस रैंक हंटर्स सेलिब्रिटी से कम नहीं होते और जिन्वू ने तो चोई को पूछा भी नहीं। तभी बेक भी भागते हुए यहाँ आता है और उसे देख चोई समझ जाता है कि ये भी जिन्वू को भर्ती करने आया है। जिन्वू अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उन्हें ठीक कर देगा। बाहर निकलते ही उसे जिनचुल मिलता है जो बताता है कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही उससे मिलना चाहते हैं। गन ही इस देश के पहले एस रैंक हंटर थे और 80 साल के होने के बाद भी वो जिन्वू जितने पावरफुल हैं। गन ही जिन्वू को एस रैंक मिलने पर बधाई देते हैं और जिन्वू को सीधा हंटर एसोसिएशन में जॉब ऑफर करते हैं। दोस्तों, जो 5 प्राइवेट गिल्ड्स हैं वो हंटर एसोसिएशन के अंडर ही आते हैं। मानो कि गिल्ड प्राइवेट कॉलेज है और एसोसिएशन सरकारी यूनिवर्सिटी। जिन्वू को सीधा सरकारी नौकरी मिली थी जिससे उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और तगड़ा दहेज भी मिलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी में ज्यादा काम करना होता नहीं है। जिन्वू तो लेवल अप करने के लिए हाई रैंक डंजन्स में जाना और मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है, इसीलिए वो गन ही के ऑफर को मना कर देता है और गन ही उसके फैसले की इज्जत करते हुए उसे जाने देता है। इधर डोंगसू हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। उसका चीफ आकर पूछता है कि वो इल्हुआन कोई मैजिक बीस्ट था क्या, जिस पे डोंगसू बोलता है कि मेरी हालत देखकर क्या लगता है। चीफ बताता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसने तुम्हारी धुलाई कर दी उसे कोई और तो क्या ही पकड़ पाएगा। डोंगसू को याद आता है कि इल्हुआन ने उससे कहा था कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे परिवार से दूर रहो, नहीं तो मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। डोंगसू को खुद पर शर्म आ रही थी, लेकिन वो जानता है कि एक आर्टिफैक्ट की मदद से वो उस इल्हुआन को धूल चटा देगा। आर्टिफैक्ट्स हाई लेवल गियर होते हैं जो कि हंटर्स ऑनलाइन खरीदकर अपनी पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। जिन्वू भी डीमन कैसल में दोबारा जाने से पहले एक बढ़िया सा गियर खरीदना चाहता था। तभी वो एक एड देखता है कि ए रैंक के डंजन में खुदाई करने वालों की आवश्यकता है। इधर गनही को भी पता चलता है कि जिन्वू सरकारी जॉब छोड़ के खुदाई करने गया है, जो सुन वो हैरान हो जाता है। अगले दिन जिन्वू खुदाई करने पहुंच जाता है। हाई लेवल रेड्स में 3 तरह की टीम्स होती हैं। पहली स्ट्राइक टीम जो अंदर जाके मॉन्स्टर्स को मारती है, फिर माइनिंग टीम जो माना स्टोन्स को तोड़कर इकट्ठा करते हैं, और कलेक्शन टीम जो कि मॉन्स्टर्स की लाशें बाहर लाते हैं। इस समय चोई अपनी टीम के साथ अंदर था और वो अपनी फायर पावर से मॉन्स्टर को जला देता है और गेट से बाहर आ जाता है। जिन्वू देखता है कि इन लोगों के तो कपड़े भी गंदे नहीं हुए थे, जबकि उस बेचारे की तो ई रैंक डंजन में ही पुंगी बच जाया करती थी। चोई के बाद चाहीन भी गेट से बाहर निकलती है, जो कि देश की 9वीं एस रैंक हंटर है, और उसका ऑरा देख जिन्वू की आंखें बड़ी हो रही थी। तभी चाहीन
चाहिन को भी जिन्वू का ऑरा महसूस होता है, लेकिन वो कहीं छुप जाता है। इसके बाद जिन्वू अपने मजदूर भाइयों के साथ अंदर खुदाई करने चला जाता है। डंजन का बॉस अब भी जिंदा था, क्योंकि उसको मार दिया तो गेट बंद हो जाएगा और ये कीमती माना स्टोन नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जिन्वू को उस बॉस को देखने की खुजली हो रही थी कि आखिर ए रैंक का बॉस कितना स्ट्रांग होता है। अब कुछ देर में लंच टाइम हो जाता है और जिन्वू को छोड़कर सब बाहर चले गए थे। जिन्वू अब भागकर डंजन के अंदर जाता है। उसे एक चैम्बर दिखाई देता है जिसके अंदर डंजन का बॉस होगा। जिन्वू सोचता है कि उससे थोड़ा लड़कर आता हूँ, लेकिन तभी उसके पीछे चाहिन आ जाती है और जिन्वू से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसके पीछे चाहिन आ जाती है और जिन्वू से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन्वू अब झूठ बोलता है कि वो रास्ता भटक गया था और यहाँ आ गया। चाहिन बोलती है कि तुम माइनिंग टीम से हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि ये बॉस का कमरा है? जिन्वू मन में सोचता है कि चाहिन सच में कमाल की हंटर है, क्योंकि जिन्वू को भनक भी नहीं लगी कि कब वो उसके पीछे आ गई। जिन्वू ने अपने हथियार को गायब कर दिया था और चाहिन सोचती है कि उसे वहम हुआ था क्या? इसके हाथ में तो अभी एक हथियार था। चाहिन जिन्वू को यहाँ से बाहर निकलने को बोलती है, क्योंकि अगर उसने बॉस को भड़का दिया तो पूरी माइनिंग टीम पर खतरा आ जाएगा। जिन्वू यहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही वो चाहिन के पास से गुजरता है तो चाहिन को कुछ महसूस होता है और वो जिन्वू को रोक कर उसका शरीर सूंघने लगती है और बोलती है कि तुम में से तो बदबू नहीं आ रही, तुम सच में हंटर ही हो ना? इसके बाद वो आईडी कार्ड पर जिन्वू का नाम और रैंक देखती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। दोस्तों, असल में चाहिन की नोज बहुत सेंसिटिव है और उसे हंटर्स और मॉन्स्टर्स में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, इसीलिए वो हमेशा अपनी नाक पर रुमाल रखती है। लेकिन जिन्वू पहला ऐसा हंटर था जिसमें से उसे बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि खुशबू आ रही थी। जिन्वू अब माइनिंग टीम के पास चला जाता है, जो कहते हैं कि तुमने चाहिन से बात की, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। वो लंच टाइम में डंजन में आती रहती है बॉस पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो बाहर निकल के सभी मजदूरों को मार ना दे, और उसे हंटर्स में से बहुत बदबू आती है, इसीलिए वो अपने साथ रुमाल रखती है। जिन्वू अब सोचने लगता है कि उसकी स्मेल बाकी हंटर्स जैसी क्यों नहीं है। बारका ने भी कहा था कि वो बाकी इंसानों से अलग है, शायद वो सिस्टम का प्लेयर है इसीलिए। शाम को जिन्वू को उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। टीम लीडर जिन्वू की तारीफ भी करता है, क्योंकि उसकी वजह से इनका काम जल्दी खत्म हो गया था। वो इतने सालों से ये काम कर रहा है, लेकिन जिन्वू जितना मेहनती लड़का उसने नहीं देखा। वो जिन्वू को अपनी माइनिंग टीम में जॉब देने को बोलता है। जिन्वू इसके लिए मना करता है, क्योंकि वो तो बस ये देखने आया था कि ए रैंक डंजन की रेड कैसी होती है, और 2 दिन बाद उसकी रैंक भी अपडेट होने वाली है। लेकिन लीडर से उसे पता चलता है कि हंटर गिल्ड कल भी एक ए रैंक डंजन में घुसने वाली है, लेकिन कल की स्ट्राइक टीम दूसरी रहेगी। अब ये सुन जिन्वू कल भी आने के लिए मान जाता है, जो सुन लीडर खुश हो जाता है और बोलता है कि कल वो बॉस से कहकर जिन्वू को डबल पगार दिलवाएगा, क्योंकि जिन्वू अकेला 5 लोगों के बराबर काम कर रहा था। रात को चाहिन किसी को कॉल करके उससे जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मिस्टर चोई ने भी कल यही पूछा था, लेकिन जिन्वू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ने सील कर दी है। इतने लो रैंक वाले हंटर के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिन्वू में जरूर कुछ खास है। चाहिन अब सोचती है कि वो इतने सारे हंटर्स से मिली है, लेकिन ये पहली बार है जब उसे किसी हंटर में से इतनी अच्छी खुशबू आई हो। अगले दिन भी जिन्वू मजदूरी करने जाता है और उसे देख माइनिंग टीम के लोग काफी खुश होते हैं। इन्हें देख जिन्वू को अपनी पुरानी टीम की याद आने लगती है। सबसे पहले ये लोग एक सी रैंक के डंजन में खुदाई करते हैं और जिन्वू की वजह से ये काम भी जल्दी हो जाता है। लंच के बाद उन्हें ए रैंक डंजन में जाना था। लीडर फिर से जिन्वू को जॉब का ऑफर देता है कि वो उसे 5 गुना ज्यादा पगार देगा, लेकिन जिन्वू मना कर देता है। तभी इनके पास कैप्टन सॉन कीहून आता है, जो कि आज की अटैक टीम का लीडर है। उसे एक आदमी चाहिए था जो कि उनका सामान उठा सके, क्योंकि उसका कुली आज काम पे नहीं आया है। माइनिंग टीम में सभी लोग छोटी रैंक के हैं, तो ए रैंक के डंजन में लड़ाई के समय जाने में उन्हें डर लग रहा था, भले ही उन्हें ज्यादा पैसे क्यों न मिले। अब जिन्वू हाथ ऊंचा कर कहता है कि वो ये काम करेगा। उसके साथ ही जिन्वू को समझाते हैं कि अंदर ए रैंक वाले मॉन्स्टर होंगे और उसकी जान को खतरा हो सकता है, पर जिन्वू कहता है कि उसे डर नहीं लगता। आज वाला गेट कल जितना खतरनाक नहीं है, इसीलिए इस दूसरी टीम को भेजा गया है। इस टीम में 6 ए रैंक और 3 बी रैंक वाले हंटर्स थे, लेकिन इसमें कोई भी एस रैंक हंटर नहीं था। ये सब लोग अब डंजन के अंदर जाते हैं। जिन्वू महसूस करता है कि इस डंजन की मैजिक पावर कल वाले डंजन से कम है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। अब एक लड़की जिन्वू से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कैप्टन और बाकी सभी हंटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो
तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये लड़की टीम की हीलर है। किहून पहली बार किसी मिशन को लीड कर रहा था। अगर ये रेड कामयाब होती है तो उसे ऑफिशियली इस टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। वो चोई और चाहिन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वो काफी अच्छा ए रैंक हंटर है। अचानक ही इन्हें सामने कुछ दिखता है और ये लोग बिना कहे अटैक करने को रेडी हो जाते हैं। इन पर कुछ जैकल्स यानी सियार हमला करते हैं और ये लोग उन्हें मारने लगते हैं। इन सभी के पास कमाल की मैजिक पावर्स थी, जिनसे ये आराम से उन जैकल्स को हरा देते हैं। अब ये सोचते हैं कि जैकल्स तो सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, तो ये ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनके शिकार लायक कुछ भी नहीं है, तो इन्हें तो मर जाना चाहिए था। जिन्वू को अब इनके गले पर पट्टा बंधा हुआ दिखता है, यानी कि इन्हें किसी ने पाला था। तभी इनके सामने कुछ मॉन्स्टर आते हैं जिनका नाम हाई ऑर्क्स है। इन्हें देख सब डर जाते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंट मॉन्स्टर होते हैं। ये ऑर्क्स अब हंटर पे हमला करने लगते हैं और इनकी पावर बहुत ज्यादा थी। ये ऑर्क्स सीधा ही कमजोर हीलर्स को निशाना बनाते हैं। जादूगर उनसे लड़ते हैं, लेकिन उनके जादू का ऑर्क्स पर असर नहीं हो रहा था। एक लड़की अपने जादू से इन्हें बांधने की कोशिश करती है, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग थे तो आराम से छूट जाते हैं। एक जादूगर अपने फायर सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें लड़ने को बोलता है। बाकी हंटर भी इन ऑर्क्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इनके सामने कमजोर थे। ये लोग नंबर में भी ऑर्क्स के मुकाबले कम थे। ए रैंक को इनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो बी रैंक तो इनके सामने टिकेंगे ही नहीं। एक ऑर्क अब एक बी रैंक वाले हंटर का हाथ काट देता है। ली नाम की हंटर अपने मैजिक से उस ऑर्क को पकड़ लेती है और हीलर उस हंटर के हाथ को वापस से ठीक कर देती है। लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है और हीलर समझ जाती है कि उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी अचानक उस ऑर्क का गला दबने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। हीलर को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। ये काम असल में जिन्वू ने किया था, जो कि अपनी स्टेल्थ वाली स्किल से गायब हो गया था। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स के हाथ पैर पर चाकू से कट मार के उन्हें कमजोर करने लगता है, ताकि हंटर्स उन्हें आराम से हरा पाए। जिन्वू इन लोगों को अपनी पावर दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने सामने किसी को मरने भी नहीं दे सकता। वो बिना दिखे ही सभी ऑर्क्स को कमजोर कर देता है और हंटर्स उन्हें मार देते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि अचानक ही ये ऑर्क्स कमजोर कैसे हो गए थे। उनमें से तो किसी ने ये काम नहीं किया था, पर ये लोग जिंदा बच गए, यही बड़ी बात है। अब इनमें ली नाम की जो लड़की है वो मैजिक कास्टर है, तो जिन्वू ने गायब होके जो कुछ किया वो सब उसने देख लिया था। अब जिन्वू किसी कारण से ही ये बात छुपा रहा होगा। ये सोचकर ली भी किसी को इस बारे में नहीं बताती। हंटर्स अब कैप्टन से पूछने लगते हैं कि उन्हें डंजन में आगे बढ़ना है या यहीं से वापस घर चले, क्योंकि ये काम उनके बस का तो नहीं है। किहुन अब फैसला लेता है कि उन्हें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वापस जाते समय ये देखते हैं कि गेट पर किसी ने बैरियर लगा दिया था, यानी कि ये अब बाहर नहीं जा सकते हैं। ली कहती है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकती है, लेकिन उसे टाइम लगेगा और इस डंजन में कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है जिसने ये बैरियर लगाया होगा। लेकिन जादूगर जब इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी इन सबको भयानक मैजिक पावर महसूस होती है और ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि अब तो उन हाई ऑर्क्स की पूरी सेना ही आ गई थी। अगर ये इनसे लड़े तो ये पक्का मारे जाएंगे। ऑर्क्स में से अब एक मॉन्स्टर आगे आता है और किहुन भी उसके पास जाता है। ये ऑर्क अपनी भाषा में इन्हें कुछ कहता है जो कि किसी को समझ नहीं आता। इसके बाद इस ऑर्क को इसका बॉस पजेस कर लेता है और बोलता है कि इंसानों, मेरा नाम करगलगन है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये बैरियर इसी ने लगाया था, क्योंकि ये इस ट्राइब का महान जादूगर है और इस डंजन में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। तो इनके पास दो रास्ते हैं, या तो अभी करगलगन की सेना के हाथों मारे जाएं, या तो उससे मिलने उसके महल में जाएं। किहुन कहता है कि वो उससे मिलना चाहते हैं। किहुन अब जिन्वू से कहता है कि हम जैसे ही बॉस को देखेंगे उस पर अटैक कर देंगे। उसका ध्यान भटकाने से ये बैरियर हट जाना चाहिए, तब तुम यहाँ से बाहर चले जाना और एस रैंक वाली टीम को जाके सब बता देना। जिन्वू कहता है कि इसमें तो तुम सब मारे जाओगे, जिस पर किहुन बोलता है कि उनका मिशन यहाँ के बॉस को मार के गेट बंद करने का है, यहाँ से जिंदा जाने का नहीं। हीलर अब जिन्वू को अपनी एक डायरी देती है और कहती है कि ये मेरी फैमिली तक पहुँचा देना, हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। जिन्वू सोचता है कि ऐसी ही सिचुएशन डबल डंजन में हुई थी, लेकिन वहाँ उसके साथ ही जिन्वू को बलि का बकरा
आसरा बना के भाग गए थे, पर यहाँ सब उल्टा है। ये लोग खुद मरने जा रहे हैं ताकि जिन्वू यहाँ से भाग सके। जिन्वू उसकी डायरी रख लेता है। इधर बाहर हम चाहीन को देखते हैं जो कि जिन्वू से मिलने आई थी। उसे टीम लीडर से पता चलता है कि जिन्वू तो अटैक टीम के साथ कूली बन के डंजन के अंदर गया है। खैर, इन सभी हंटर्स को करगलगन के महल में ले जाया जाता है, जहाँ गद्दी पर बैठा करगलगन इनका स्वागत करता है। और अब तक हमने देखा कि जिन्वू को ढूंढते हुए चाहीन भी यहाँ आ गई थी। चाहीन अब सोचती है कि एक ई रैंक का हंटर कूली बन के ए रैंक के डंजन में गया है, उसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कल भी जिन्वू बॉस रूम के बाहर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में हथियार भी था। उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो माइनिंग टीम के लीडर से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन वो यहाँ खाली हाथ ही आ गई थी। तो वो माइनिंग टीम के लीडर से कोई हथियार मांगती है और वो अपनी खुदाई वाली गेती उसे पकड़ा देता है। चाहीन बोलती है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या, जैसे तलवार या भाला? लीडर बोलता है कि हम मजदूर हैं मैडम, हमारे पास ये सब कहाँ से आएगा, एक फावड़ा और है, चाहिए हो तो। चाहीन कहती है कि रहने दो और खाली हाथ ही अंदर जाने लगती है, लेकिन फिर मुड़कर वापस आती है और लीडर से वो गेती ले लेती है कि ये खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। इधर महल के अंदर ढेर सारे हाई ऑर्क्स थे। अगर ये डंजन से बाहर निकल गए तो आराम से पूरे शहर को तबाह कर देंगे। खासकर इनमें 4 ऐसे हाई ऑर्क्स थे जिनका ऑरा बाकियों से काफी अलग था। कीहून सोचता है कि हमें डंजन बॉस को हराकर इस गेट को बंद करना ही होगा। अब बॉस करगलगन कहता है कि तुम मुझसे डर गए क्या इंसान? ऐसा कहकर वो अपना मास्क हटाता है और फिर हंटर्स को उसमें से खतरनाक मैजिक पावर महसूस होती है। उसके मुकाबले तो ये हंटर्स 3rd क्लास जादूगर भी नहीं थे। कीहून पूछता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जिस पर करगलगन कहता है कि तुम सब बस एंटरटेनमेंट हो, मैं तुम सभी को एक एक करके तड़पा तड़पा के मारूंगा और खाऊंगा, जिससे मेरी सेना का भी टाइम पास होगा। कीहून सोचता है कि हम इनके लिए बस टाइम पास हैं। तभी बॉस की नजर जिन्वू पर जाती है और वो सोचता है कि इन इंसानों के बीच में ये कौन आ गया है। कीहून अब अपनी टीम से चिल्लाकर कहता है कि हमला करो, लेकिन उसकी टीम के लोग इतने डर गए थे कि कोई भी आगे नहीं आता। कीहून अकेला ही बॉस की तरफ भागता है, लेकिन बॉस के सामने एक शील्ड थी जिस पर कीहून खरोच भी नहीं मार पाता। इसके बाद बॉस ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है और कीहून को ऊपर उठाकर जमीन में घुसेड़ देता है और किसी रबर की बॉल की तरह उसे बार बार ऊपर नीचे पटकने लगता है। अब अचानक ही जिन्वू कीहून को कैच करता है और कहता है कि ये डंजन खाली करना आप हंटर्स का काम है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन अब पूरी टीम ही खतरे में है, तो क्या मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ? इतना कह के वो एक ऑर्क को अपने मैजिक से हवा में उड़ा देता है। कीहून बोलता है कि प्लीज इन्हें मार दो, क्योंकि हमसे तो कुछ होगा नहीं। बॉस कहता है कि ज्यादा उड़ो मत, तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जिन्वू बोलता है कि सही कहा, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस का सामना अब तक मैंने नहीं किया है, हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। इतना कहकर जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जो देख सब हैरान थे। इधर डंजन के बाहर जिनचुल भी आ जाता है। वो देखने आया था कि जिन्वू यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहा है, वो भी 2 दिनों तक। वो लीडर से पूछता है कि हंटर जिन्वू कहाँ पर है। अब ये सुन एक मजदूर कहता है कि मैं जानता था उस लड़के में कुछ गड़बड़ है, उसने मुझे इतने डरावने तरीके से देखा था जैसे कि मुझे खा जाएगा। लीडर बताता है कि जिन्वू तो गेट के अंदर गया है कूली बन के। जिनचुल मन में सोचता है कि एस रैंक बनने के बाद से ही उस पे नजर रखी जा रही है। लीडर पूछता है कि जिन्वू आखिर कौन है, तो जिनचुल कहता है कि कल न्यूज देख लेना, पता चल जाएगा। लीडर बताता है कि चाहीन भी जिन्वू को पूछते हुए आई थी और गेट के अंदर गई थी। तभी गेट में से इन्हें काफी अजीब ऑरा महसूस होता है और जिनचुल अपनी टीम से कहता है कि इस गेट का मैजिक पावर फिर से चेक करो। अंदर चाहीन को उन सब हाई ऑर्क्स की लाशें मिलती हैं जिन्हें कीहून की टीम ने मारा था। चाहीन समझ गई थी कि टीम की जान खतरे में है और वो डंजन बॉस की तरफ जाने लगती है। इधर बॉस कहता है कि मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने तुम्हारी ये छोटी सी आर्मी क्या कर लेगी। जिन्वू अब अपनी आर्मी के आसपास एक मोनार्क डोमेन बना लेता है। ये एक नई स्किल है जो उसने डीमन कैसल में लेवल 70 पास करने पर सीखी थी। इस डोमेन के अंदर उसकी शैडो आर्मी को पावर बफ मिलता है। उसके शैडो सोल्जर्स भी डीमन कैसल की लड़ाई में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बाकी हंटर्स सोच रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है, एक अच्छा जादूगर भी बस 2 सोल्जर्स को समन कर सकता है, इतनी ज्यादा पावर एक इंसान में कैसे हो सकती है। अब बॉस की सेना शैडो आर्मी पर अटैक करती है, लेकिन जिन्वू की आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आयरन और इग्रिस तो अकेले ही 10-10 मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और जिन्वू खुद भी इन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। हंटर टीम सोचती है कि ये तो चाहीन जितना स्ट्रॉन्ग है, ये कूली
कूली का काम क्यों कर रहा था। बॉस अब फायर ड्रैगन वाला मैजिक कर जिन्वू के कुछ सोल्जर्स जला देता है और कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स बस कठपुतली हैं। जिन्वू कहता है कि वो अपनी शैडो आर्मी को जितनी बार चाहे उतनी बार फिर से जिंदा कर सकता है। बॉस अब एक बड़ी सी शील्ड जिन्वू को दे मारता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। फिर बॉस ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज कर इन पे पत्थर की बारिश कर देता है और कहता है कि फिर मैं तुम्हारी शैडो आर्मी को तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर खत्म ना हो जाए। वो फिर से फायर वाला मैजिक करता है और शैडो आर्मी को जला देता है। किहुन की टीम तो बस इधर उधर भागती फिर रही थी। जिन्वू समझ गया था कि अपनी मैजिक पावर का यूज कर बॉस जिन्वू को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इधर जिनचुल को पता चलता है कि इस डंजन की मैजिक पावर एस रैंक के बहुत ही करीब है। जिनचुल कहता है कि मास्टर ऑफ हंटर्स को कांटेक्ट करो, हमें अटैक टीम की हेल्प करने अंदर जाना होगा। इधर नंबर में बॉस की सेना ज्यादा थी और शैडो आर्मी पर भारी पड़ रही थी। जिन्वू की मैजिक पावर जल्द ही खाली हो जाएगी और वो अकेला ही बचेगा। जिन्वू अब अपनी इन्वेंट्री में से एक माना बॉटल निकाल के अपनी मैजिक पावर बढ़ा लेता है और फिर अराइज कहकर मरे हुए मॉन्स्टर्स को भी अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेता है। जिन्वू कहता है कि वो जल्द ही डंजन बॉस को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेगा और उसे अपना कटप्पा बना लेगा। ये सुनकर बॉस की भी थोड़ी फट जाती है और वो सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं बाहुबली, लेकिन इसमें भी कुछ ग्लिच होता है और हमें पूरी बात सुनने को नहीं मिलती। बॉस आगे कहता है कि अगर ये सच में वो है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जब से मैंने आंखें खोली है मुझे सिर्फ एक ही कमांड सुनाई देती है, इंसानों को मारो, और वो इसी का पालन करेगा। बॉस अब अपने 4 सेनापति को भी हमला करने का ऑर्डर देता है। इधर चोई को पता चलता है कि जिस गेट में किहुन अपनी टीम लेके गया था वो तो एस रैंक के बराबर है और अगर उसके मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकल आए तो जेजू आइलैंड वाला कांड फिर से हो जाएगा। लेकिन इनके पास अब भी टाइम है गेट के अंदर जाके सभी मॉन्स्टर्स को मारने का। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड को भी मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। इधर बॉस के सेनापति आयरन टैंक और इग्रिस से लड़ रहे थे और वो लोग आराम से इनकी बैंड बजा देते हैं। हंटर भी इनकी मदद करने का सोचते हैं तो बॉस उन्हें अपने जादू से घायल कर देता है और कहता है कि बच्चों बड़ों की लड़ाई से दूर रहो। बॉस अब खुद लड़ने नीचे आता है और जिन्वू पर अपने जहर वाले जादू से अटैक करता है, लेकिन जहर और कर्स वाले जादू का जिन्वू पर कोई असर ही नहीं होता। वो अब अपने 2 जादूगरों को बुलाकर एक बड़ा सा आग का गोला बॉस की तरफ फेंकता है जो कि उसकी शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा उसके मुंह पे जाके लगता है। चाहीन आके देखती है कि यहाँ ये चल क्या रहा है। हंटर्स की टीम तो किहुन को हील करने में लगी हुई थी। बॉस अब अपने जादू से बहुत बड़ा हो जाता है और जिन्वू को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और बोलता है कि मुझे जायंट्स पसंद नहीं है। बॉस अपने आग वाले जादू से अटैक करता है जिसमें शैडो आर्मी के साथ अपनी सेना भी जला देता है, लेकिन जिन्वू को तो खरोच भी नहीं आती और वो अपना डैगर बॉस की आंख में घुसा देता है। बॉस एक जादूगर है तो अपनी सेना के बिना वो कमजोर है और एक लड़ाई वाला हंटर आराम से जादूगर को हरा सकता है। बॉस फिर से जिन्वू पर आग से हमला करता है पर जिन्वू बच जाता है। उसके डैगर वाले हमले से बॉस को ज्यादा चोट नहीं आई थी तो वो एक बड़ी सी चेन से बॉस को बांध देता है और नीचे गिरा देता है। अब तक जिनचुल भी यहाँ आ चुका था। वो चाहिन से कहता है कि वो यहाँ अटैक टीम की मदद करने आया था, पर अब जिन्वू को देख लगता है कि उन्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। चाहिन समझ जाती है कि जिन्वू जरूर कोई टॉप टियर फाइटर है जिसे जिनचुल भी जानता है। वो पूछती है कि आखिर ये हैंडसम नौजवान बाहुबली है कौन। जिनचुल कहता है कि मुझे भी ज्यादा नहीं पता। खैर, जिन्वू ने बॉस के 4 सेनापति भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लिए थे। बॉस चिल्लाता है, कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं साला। करगलगन नाम सुन के चोमू समझा क्या? फायर है मैं। लेकिन फिर बॉस अपने ही सेनापति के हाथों मारा जाता है। खैर, अब जिन्वू करगलगन की बॉडी पे हाथ रख के कहता है कि अराइज, और उसकी शैडो को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। शैडो बनने के बाद करगलगन काफी विनम्र हो गया था। अब सिस्टम इसका नाम रखने को बोलता है तो जिन्वू इसके लंबे दांतों को देख इसका नाम रखता है टस्क बाबा, और सिस्टम ने टस्क को इलाइट नाइट रैंक दी हुई थी जो कि जिन्वू ने पहले कभी नहीं देखी। ए रैंक के डंजन बॉस की शैडो तो कमाल की है और ढेर सारे हाई ऑर्क्स भी अब उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन गए हैं, जिससे जिन्वू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिनचुल और बाकी लोग अब जिन्वू के पास आते हैं
हैं जिन्हें उसने नोटिस भी नहीं किया था। हंटर टीम उससे ढेर सारे सवाल करने लगती है, लेकिन जिनचुल कहता है कि जिनवू एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है, तो आज यहाँ जो कुछ भी हुआ हम इसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे। जिनवू ने एस रैंक जितनी पावर दिखा के आप सबको बचाया है, तो उनसे बिना सवाल किए उन्हें यहाँ से जाने दो। किहुन कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम सब जिंदा हैं, और सभी उसका शुक्रिया करते हैं। जिनवू अब उस हीलर को उसकी डायरी वापस लौटा देता है, और फिर जिनचुल जिनवू को यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। चाहीन से जादूगर पूछती है कि आप ये कुदाली लेके क्यों घूम रही हो, जिस पर चाहीन शर्मा जाती है कि अब उस बाहुबली को लगेगा कि मैं पागल हूँ। जादूगर पूछती है कि कौन बाहुबली, तो चाहीन बोलती है कि कुछ नहीं। किहुन अब ये सारी बातें चोई को बता देता है, और चोई उससे पूछता है कि मुझमें और जिनवू में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा। किहुन पूछता है कि क्या एक ए रैंक हंटर को आप अकेले हरा सकते हो बिना किसी सपोर्ट के। चोई कहता है कि नहीं, शायद उसका नाम फालतू में ही अल्टीमेट हंटर रखा है। खैर, किहुन भी अब चाहता था कि चोई जिनवू को उनकी गिल्ड में भर्ती कर ले। खैर, अगले दिन जिनवू जिन्हो से मिलने जाता है, और जिन्हो उसे बताने लगता है कि उसके बाप ने क्या शर्त रखी है। इसी समय हम एक नए कैरेक्टर ली मिनसुंग को देखते हैं, और ये यहाँ ढेर सारे न्यूज रिपोर्टर्स आए थे। असल में आज ली मिनसुंग नाम के आदमी की रैंक चेक होनी थी, और उसी ने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया था क्योंकि वो एक फेमस एक्टर है। तभी बेक और चोई भी यहाँ पर आते हैं और सोचते हैं कि आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। रिपोर्टर्स इनसे पूछने लगते हैं कि क्या आप यहाँ मिनसुंग को अपनी गिल्ड में भर्ती करने आए हैं, लेकिन इन्हें तो पता भी नहीं था कि मिनसुंग है कौन। ये तो यहाँ जिनवू के लिए आए हैं। चोई कहता है कि मिनसुंग ने तो पहले ही फील्ड गिल्ड को साइन कर लिया है, मैं तो यहाँ किसी और के लिए आया हूँ। जो सुन सभी रिपोर्टर्स निराश हो जाते हैं। बेक को भी पता चल गया था कि कैसे जिनवू ने उसके हंटर्स को बचाया है, जिस पर चोई कहता है कि कम से कम हमारा कोई हंटर मरा तो नहीं, जैसे रेड गेट में तुम्हारा किहुन मरा था। खैर, ये दोनों जिनवू को अपनी गिल्ड में भर्ती करना चाहते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर लिम ग्यू नाम का आदमी आता है, जो कि असल में फील्ड गिल्ड का मास्टर है, और इनसे पूछता है कि तुम लोग भी मिनसुंग को भर्ती करने आए हो क्या, जिस पर दोनों गुस्से में कहते हैं कि अरे मिनसुंग या पिनसुंग हो, हम उसके लिए नहीं आए। तभी जिनवू भी यहाँ आ जाता है क्योंकि आज ऑफिशियली उसे एस रैंक मिलने वाली है। मिनसुंग अब प्रेस वालों से कहता है कि मेरे अंदर हंटर की पावर अवेकन हुई है, और अब मैं अंदर जाके अपनी रैंक चेक करवाऊंगा और फील्ड गिल्ड के लिए काम करूंगा। प्रेस वाले पूछते हैं कि आप एक्टिंग करना छोड़ देंगे क्या और फुल टाइम हंटर बन जाएंगे। अब मिनसुंग मन में सोचता है कि बिल्कुल भी नहीं। असल में उसने अपनी रैंक पहले ही चेक करवा ली थी, जो कि ए रैंक है। वो सिर्फ 2 साल के लिए फील्ड गिल्ड में रहेगा और फिर वापस एक्टिंग करियर में लौट आएगा। असल में मिनसुंग पर काफी इल्जाम लगे हुए हैं, तो 2 साल में लोग उन्हें भूल जाएंगे और मिनसुंग की इमेज क्लीन हो जाएगी। तभी जिनवू अंदर जाने लगता है, लेकिन मिनसुंग का मैनेजर उसे रोक लेता है कि अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है, बाद में आना। तभी एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही बाहर आते हैं और कहते हैं कि जिनवू मेरा मेहमान है, और उसने मिनसुंग को मना भी किया था कि इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना। खैर, वो जिनवू को लेकर अंदर चले जाते हैं। मिनसुंग सोचता है कि उस लड़के ने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया। अब वो भी अंदर जाने लगता है, तो जिनचुल गेट पर ही उसे रोक लेता है कि अभी किसी और की रैंक चेक की जा रही है, तो तुम बाहर ही इंतजार करो। मिनसुंग उससे कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, अभी खड़े खड़े तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ। जिनचुल बोलता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन ज्यादा परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इधर जिनवू देखता है कि चोई और बेग भी अंदर उसके लिए खड़े हैं। आखिर 2 साल के बाद देश को एक एस रैंक हंटर मिला है। खैर, अब जिनवू से पूछा जाता है कि वो किस तरह की पावर्स यूज कर सकता है। अब जिनवू तुरंत ही एक शैडो सोल्जर को समन करता है। गन ही बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो ना। जिनवू मन में सोचता है कि लोगों ने उसकी पावर देख ली है, तो अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। जिनवू अब ढेर सारे शैडो सोल्जर्स को समन करता है और कहता है कि मैं ऐसे 100 और सोल्जर्स बुला सकता हूँ। बेक और चोई महसूस कर लेते हैं कि जिनवू की मैजिक पावर तो बहुत ज्यादा है और वो बेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें कमरे के बाहर ही जिनवू का ऑरा महसूस हो रहा था। रीएवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिनवू को उसका एस रैंक वाला हंटर लाइसेंस मिल जाता है। जिनवू सोचता है कि अब वो जल्दी से डीमन कैसल वाले मिशन को पूरा कर लेगा। चेयरमैन जिनवू को एस रैंक मिलने पर बधाई देते हैं और जिनवू यहाँ से जाने लगता है। बाहर उसे चोई और बेक भी मिलते हैं, जो कि उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन जिनवू फिर से इन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाता है और कहता है कि पहले मुझे कोई और जरूरी काम निपटाना है। अब जैसे ही जिनवू गेट खोलता है तो प्रेस वाले धड़ाधड़ उसकी फोटो खींचने लगते हैं। इधर सोंगयी जिन्हा को बताती है कि तुम्हारा भाई तो न्यूज में आ रहा है कि वो देश का 10वां एस रैंक हंटर है। उसके मजदूर भाइयों को भी पता चलता है कि वो एस रैंक का हंटर है। जुनही भी न्यूज देखकर खुश होती है और जिनवू के पुराने साथी और चाहीन को भी ये खबर मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी नया एस रैंक हंटर नहीं बना था।
सब लोग मिनसुंग को छोड़कर जिन्वू का इंटरव्यू लेने लगते हैं। इधर जिन्हो अपने फादर को बताता है कि जिन्वू ने उनकी गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया है। जिन्वू ने कहा था कि एक मिशन है जो उसे अकेले ही पूरा करना है, जिसके लिए वो लड़ता रहेगा और स्ट्रांग होता जाएगा। तो अभी वो कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता था कि जिन्हो उसकी टीम ज्वाइन कर ले। इस बात पर जिन्हो को अपने फादर से डांट पड़ती है कि पहले तो तुम इस गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे और अब उस जिन्वू के लिए सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। जिन्हो कहता है कि जो भी हो वो जिन्वू के साथ रहेगा। इधर प्रेस वाले जिन्वू से बात करना चाहते थे। बेक कहता है कि इनसे बात करोगे तो थक जाओगे, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। जिन्वू कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है और अचानक ही सबके सामने से गायब होकर यहाँ से चला जाता है। चोई बोलता है कि ये सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि जादूगर भी है। वहीं जिन्वू की स्पीड देख बेक के तोते उड़ गए थे। जिन्वू को अब अच्छा गियर खरीदना था तो वो हंटर्स ऑक्शन में जाता है। उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था जो कि फायर वाले अटैक से उसकी रक्षा करे। इस काम के लिए मैनेजर उसे एक क्लॉक दिखाता है जो कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, लेकिन उसकी कीमत देख जिन्वू की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि थोड़ा कम करो भैया, रोज आपके यहाँ से कपड़े लेता हूँ। मैनेजर कहता है कि हमारे स्टोर का प्राइस फिक्स है, लेकिन अगर आप यहाँ का ग्लास तोड़ सको तो हम आपको ये प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे, क्योंकि ये ग्लास मैजिक से बनाए गए थे इन कीमती आर्टिफैक्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए। जिन्वू अब ग्लास तोड़ने को तैयार हो जाता है तो मैनेजर कहता है कि अरे सर, मैं तो मजाक कर रहा था, ग्लास को छुआ भी तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। जिन्वू कहता है कि उसे चाकू टाइप कोई हथियार चाहिए, तो एक दूसरा मैनेजर उसे अपने साथ ले जाता है। ये आदमी देखता है कि जिन्वू ने तो कांच को छुआ भी नहीं था और फिर भी उसमें क्रैक आ गया था। इधर जिन्वू को एक चाकू पसंद आता है, लेकिन वो बहुत महंगा था। अब जिन्वू अपना डैगर मैनेजर को दिखाता है और कहता है कि इसकी कीमत क्या होगी। मैनेजर कहता है कि इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन होगी। जो सुन जिन्वू हैरान हो जाता है, क्योंकि ये डैगर उसने सिस्टम से खरीदा था, वो भी बहुत सस्ते में। यानी सिस्टम से मिले आइटम असली दुनिया में बहुत कीमती होते हैं। वो सोच रहा था कि इन आइटम्स को बेचकर आर्टिफैक्ट्स खरीद लूंगा, लेकिन अब उसका मन बदल जाता है। इधर बेक सोच रहा था कि जिन्वू दिन पर दिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। उसकी सेकंड अवेकनिंग तो काफी टाइम पहले हुई थी, तो उसकी पावर्स बढ़ती कैसे जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई ही ना हो और वो किसी दूसरे तरीके से लेवल अप कर रहा है। इधर जिना देखती है कि आखिरकार मीडिया वाले उनके घर के सामने से चले गए थे। जिन्वू उसे बताता है कि वो फिर से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी इनके घर की घंटी बजती है। ये जिन्हो था जो कि अपनी बोरिया बिस्तर लेकर जिन्वू के पास आ गया था। जिन्वू अब जिना से कहता है कि मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए काम से जा रहा हूँ। उस रात को जिन्हो जिन्वू के कमरे में ही सोता है। जिन्वू को जिना की चिंता हो रही थी कि जब वो बाहर जाए तो कोई उस पे हमला न कर दे, तो उसकी रक्षा के लिए जिन्वू फैंग यानी टस्क के 4 गार्ड्स को समन करता है और देखता है कि ये तो 3 ही थे। फिर उसे याद आता है कि चौथे को तो उसने छत से चिपका दिया था, तो उसकी शेडो एक्सट्रैक्ट करना तो वो भूल ही गया। खैर, इन 3 में से एक भी जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा। वो अब शेडो बन के जिना के साथ ही रहेगा। इसके बाद जिन्वू अपने मोहल्ले की सिक्योरिटी भी बढ़ा देता है। वो कुछ शेडो सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें मोहल्ले की पेट्रोलिंग पर लगा देता है, ताकि कोई भी बुरा इंसान इनके मोहल्ले के आसपास भी ना भटके। इस समय हम आसमान में एक एंट को उड़ते हुए देखते हैं, जो कि शायद उसी जेजू आइलैंड से उड़ी होगी। खैर, अगले दिन जिन्वू जिन्हो के साथ निकल जाता है। जिन्वू कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा है। इसके बाद जिन्वू फिर से डीमन कैसल में एंटर करता है। वो अपने साथ 2 आइटम भी लाया था, जिससे उसे हीट प्रोटेक्शन मिलेगी। तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है कि उसे डीमन मोनार्क बारन को मारना है। अब पिछली बार जिन्वू ने 75 फ्लोर पार कर लिए थे, वो अब सीधा 76वें फ्लोर पर जाता है। इधर जिन्हो के फादर और मदर बात कर रहे थे कि उन्हें लगा नहीं था कि जिन्हो ऐसे घर छोड़ के चला जाएगा। तभी जिन्हो के फादर को हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इधर जिन्वू के सामने एक बहुत बड़ा डीमन आता है, तो उसे मारने के लिए जिन्वू टस्क को समन करता है और उसे अपना स्पीयर ऑफ एवराइस भी दे देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाए। टस्क अब अपने आग वाले जादू से एक झटके में ही उस डीमन को राख बना देता है, जो देख जिन्वू भी हैरान था। इधर जिन्हो के फादर म्योनघान को हॉस्पिटल में होश आ गया था। उन्हें एटर्नल स्लम्बर नाम की बीमारी हुई थी। इस बीमारी वाला इंसान एक बार सोता है तो फिर कभी नहीं जागता। डॉक्टर पूछता है कि आपके आसपास कोई हंटर रहता है क्या, क्योंकि कुछ लोगों का शरीर मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाता और इन्हें ये बीमारी लग जाती है। म्योनघान बताता है कि मेरा बेटा हंटर है। डॉक्टर कहता है कि अभी पक्का नहीं है कि उसे ये बीमारी कैसे लगी होगी। म्योनघान मन में सोचता है कि मैजिक पावर से भरी इस दुनिया में मेरा शरीर ही मैजिक पावर सहन नहीं कर पाया, यानी इस दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे घूम रहे थे और अचानक ही इनके सामने वो एंट आ जाता है जो कि जेजू आइलैंड से उड़ा था। इधर जिन्वू ने अपने सोल्जर्स को 6 टीम में बांट दिया था और सभी को अलग अलग काम पे लगा दिया था। उसने उन सभी को
को 2 ऑर्डर्स दिए थे। हर टीम अलग अलग तरह से काम करेगी और जो भी दुश्मन सामने आएगा उसे मार देगी और जैसे ही अगले फ्लोर का परमिट मिलेगा तो मुझे आके बताएगी। इस तरह से जिन्वू जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएगा। पिछले 2 दिन में वो 80वें फ्लोर पर आ गया है। तभी वो देखता है कि उसका माना लेवल कम हो रहा था, यानी कोई था जो उसके सोल्जर्स को मारता जा रहा था। ये हाई ऑर्क वाली टीम थी जो कि डीमन से पिट रही थी। इस डीमन ने पहले टीम ए पर अटैक किया, फिर टीम बी पर, और अब ये टैंक वाली टीम पर अटैक कर उसे भी खत्म कर देता है। जिन्वू गायब होकर ये सब देख रहा था और ये डीमन नाइट जिन्वू पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू आराम से इन्हें मार देता है और आखिरी बचा नाइट तो जिन्वू को देखकर ही डरने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों जिन्वू फिर से डीमन किंग को मारने निकल गया है।